हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर एसएससी का जो सिलेबस होने वाला है हमारा सब्जेक्ट वाइज में आपको अच्छे ढंग से सभी चीज़ों बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। प्रॉपर अच्छे ढंग से हमें नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट नोट्स आप एसएससी कंप्लीट ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर जो भी एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, नोट्स बनाने का आदत आज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द मैथ। तो मैथ में टू पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अगर टू पार्ट्स की बात की जाए तो एक होता है हम लोगों का अर्थमेटिक और एक हम लोग कहते हैं उसको एडवांस। ओके, अर्थमेटिक एंड एडवांस, और दोनों कहीं ना कहीं मैथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मेनली अगर हम लोग बात की जाए अगर प्री एग्जाम्स की, जैसे सीजीएल के प्री होते हैं, सीएचएसएल के प्री एग्जाम्स होते हैं ना, एंड मेनली लो ग्रेड के एग्जाम जैसे एमटीएस वगैरह हो गए, तो उसमें आप लोग देखोगे ना कि वेटेज ज़्यादा अर्थमेटिक का आपको दिखेगा। मेनली अगर 25 क्वेश्चन अगर एसएससी में आते हैं, ठीक है, मैथ के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको मेनली 15 to 16 क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही मिलने वाला है। 15 to 16 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से ही रहने वाला है, एंड 7 to 8 क्वेश्चन आपके एडवांस से आने वाले हैं। जिसमें भी की जो 7 to 8 क्वेश्चन एडवांस से आपके आएंगे, उनमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएंगे, आपको मेंसुरेशंस वगैरह हो जाएंगे, थोड़े ज्योमेट्री हो जाते हैं, ठीक है। एंड सर्कल्स की बात की जाए, जो सर्कल से अभी के टाइम में सर्कल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सर्कल में भी अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी सर्कल में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी हमसे पूछा जा रहा है सेक्टर टॉपिक से, ठीक है। जिसमें मैं सर्कल का सेक्टर निकालना होता है, जैसे उसका पेरीमीटर का भी पूछा जा सकता है, या एंगल भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एरिया भी हमसे उससे पूछा जा सकता है। तो मेनली सर्कल का भी हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए एडवांस के तैयारी में, ठीक है। मेंसुरेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, ओके। और अर्थमेटिक की बात की जाए तो प्री के लिए, किसी भी एग्जाम की अगर बात की जाए तो प्री के लिए सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला अर्थमेटिक का, ओके। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि एसएससी में भी सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, 15 मिनट का टाइमिंग आ चुका है। अगर मेनली बिगिनर्स की बात करी जाए तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा अभी स्टार्टिंग फेज में है, अगर उनका प्रिपरेशन के 6 से 7 मंथ हुआ और जस्ट वो बिगिनर, तो बहुत से ज्यादा 15 मिनट में कुछ लोग 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ 15 कर पाएंगे, ठीक है। मेनली ये एवरेज होने वाला है बिगिनर्स के लिए। लेकिन जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो काफी अच्छे उनका प्रिपरेशन का प्रॉपर सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मैंने कुछ इस बार मेंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे भी, जिन्होंने भी बहुत सारे मेंस को क्लियर किया था, ठीक है। तो उनसे जब बात करी थी मैंने, तो उनमें से कुछ लोग बता रहे थे कि मैं तो 22 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ। कुछ तो बोले थे ऐसे ऐसे धुरंधर भरे हैं 22-23 तो इजिली 15 मिनट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप इसके पीछे मत भागो कि भाई वो लोग 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको ये देखना है कि वो लोग काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आपको उस लेवल पे जाने में टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस की होगी, फॉर्मूलाज उनके प्रॉपर कंप्लीट होंगे, ओके। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले होता था कि हमें कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैथ में हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस वगैरह है, ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट वगैरह हो जाता है, क्यूब रूट वगैरह हो गया, 1 से लेकर के 30 तक का मेनली हमें स्क्वायर रूट तो याद होना ही चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक का हमें स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट दोनों याद होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। देन हम कह सकते हैं कि हमारा मैथ फुली कंप्लीट है, ओके। तो प्रॉपर मैंने आपको बता दिया मैथ का फुली सिलेबस, देखो फुली मैथ का एक्सप्लेन कर ही दिया सभी चीज कि कैसे हमें और कितने वेटेज होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यहाँ पे फुली एडवांस का देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में ले लो आप कि कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेंसुरेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, लाइन्स एंगल, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस में आते हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, देन आपका कहीं ना कहीं एडवांस में मेनली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे इजिली ढंग से, ठीक है। और नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे ढंग से। और ये हमारा अर्थमेटिक का हो गया। ये अर्थमेटिक तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर्स आप अच्छे ढंग से कंप्लीट करो, डेली बेसिस पे इसके प्रैक्टिस करो, देन मैथ आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा। देन वी गो फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट। Then the next subject is our GK and GS मास्टर सिलेबस जर्नी, ओके। जीके एंड जीएस कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे सबसे बड़ी दिक्कत सभी स्टूडेंट्स को जीके जीएस में ही आती है। भाई सभी बोलते हैं मैंने एक बार सिलेबस खत्म कर लिया, 2 बार खत्म कर लिया, लेकिन हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अभी सभी की हालत वैसी ही है। जीके और जीएस ये नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो हमसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जीके एंड जीएस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ठीक है। आप ये भी नहीं कर सकते हो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। कहीं ना कहीं जीके में क्वेश्चन ही ऐसा नहीं आता जो आउट ऑफ सिलेबस आप कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जीके की बात की जाए तो हमें 4 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ एग्जाम्स वगैरह में साइंस से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक। तो चलो लेट डिकोड द जीके ऑल्सो। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एग्जाम्स में आपको 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के दिखने ही वाले हैं। तो हिस्ट्री में अगर क्या होता है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ी जाती है। सबसे पहले एंशिएंट एंड मेडिवल, ठीक है। एंशिएंट के बाद सबसे पहले एंशिएंट आता है, फिर उसके बाद मेडिवल, देन उसके बाद मॉडर्न।
एंशियंट में क्या होता है कि हम लोग स्टोन बेस के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, मेनली हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। देन उसके बाद या मेडिवल में कहीं ना कहीं सल्तनत काल वगैरह आ जाता है, मुगल काल वगैरह के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। एंड इसी के बीच में आप कहीं ना कहीं देखोगे तो हमें एक साउथ साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया का भी कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे विजयनगर इंपायर्स हो गए, संगम काल, उसमें कुछ बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ टेम्पल्स हो जाते हैं, जो कि यहाँ एंशिएंट एंड मिडिवल के बीच में संगम काल मेनली कहा जाता है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसको साउथ किंगडम के बारे में, साउथ डायनेस्टी वगैरह की जितनी भी होती है उससे पढ़ना होता है, ठीक है। और मेनली अब हम एंशिएंट एंड मॉडर्न के बाद जब इसकी बात आती है, मॉडर्न की बात आती है, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, देन मॉडर्न में हम मेनली कि जस्ट फ्रीडम कैसे मिला हमें, ब्रिटिश के बारे में पढ़ना होता है कि ब्रिटिश और एक्स्ट्रा जो लोग इंडिया में आए थे, जैसे ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, पुर्तगाली वगैरह हो गए, सारे लोग इंडिया कैसे आए थे, तो उनको उनको अच्छे ढंग से हमें पढ़ना होता है। फिर इंडिया में कैसे कैसे जो फ्रीडम के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है, 1857 का मूवमेंट वगैरह देख सकते हो, और जो भी हमारे ग्रेट लीडर्स उन्होंने क्या किया, कैसे करके हमें फ्रीडम मिली, उन सब हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। देन हिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़े कहीं ना कहीं तो ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेनली अगर एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो जीके का क्वेश्चन आपको मिल 3 to 4 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड साइंस एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, ठीक है। कुछ ज्योग्राफी में अगर आप देख लो तो डैम्स वगैरह हमारे आ जाते हैं, रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से ढंग से क्लियर करना होता है। फिर इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सब बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, जस्ट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड मनी एंड डिमांड इंटरेस्ट के बारे में कि क्या इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, साथ ही साथ जो भी टैक्सेस वगैरह इंडिया में उसके बारे में पढ़ना होता है। कुछ मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, ठीक है, जैसे पॉवर्टी लाइन किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और करंट की बात की जाए तो अभी के टाइम में करंट काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, 2 to 3 क्वेश्चन तो इजीली देखने को मिल जाते हैं करंट्स के, ठीक है। उसमें स्पोर्ट एंड अवार्ड अच्छे ढंग से क्लियर रखना पड़ता है, जो कि रिसेंटली कुछ न्यूज में क्या क्या चीजें हुई हैं कि जस्ट किस गेम को किसने जीता है, एंड कुछ बुक्स एंड ऑथर भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डेज भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कभी कभी आपको एक दो को देखने को मिल ही जाते हैं। एंड लास्टली अगर पॉलिटी की बात करें, मेरे हिसाब से तो मुझे पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने अभी जितने भी एग्जाम्स भी अभी तक दिए उसमें मैंने 3 से 4 क्वेश्चन तो इसलिए पॉलिटी के हर एग्जाम में मुझे देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल से मैं बात कर लूँ, इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मुझे मिले हैं। अमेंडमेंट से कभी कभी दिख ही जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपके आर्टिकल इजिली आपने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, ओके, अगर आपने प्रॉपर आर्टिकल शेड्यूल वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अच्छे ढंग से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना होता है, इंडियन गवर्नेंस पढ़ना होता है, प्रियम्बल एंड शेड्यूल के बारे में पढ़ना होता है, जस्ट की प्रियम्बल किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें बहुत बेसिक से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, और इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह। एंड सबसे ईजी मैं बताऊं, अगर आप जीके में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो जीके को प्रॉपर ढंग से डेली बेसिस पे आप रिवीजन करते रहो, देन तभी आपका जीके का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो जीके का, देन जीके कोई हार्ड नहीं है, ये भी अच्छे खासे आप नंबर ला सकते हो, बस इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहो, बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, देन आप जीके में भी काफी अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो देन लेट्स बी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंग्लिश, ओके। अभी के टाइम में अगर बात करें तो एसएससी में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंग्लिश हो रहा है, क्योंकि अभी जब से ये सेक्शनल टाइम की बात करी गई है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंग्लिश हो गए, हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, जीके हो गए, ओके, रीजनिंग हो गए। मेनली इसमें अगर बात की जाए तो इंग्लिश एंड रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स डिकोड द इंग्लिश फुल सिलेबस, लेट्स स्टार्ट। तो देन सबसे पहले हमें बात की जाए तो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं 2 टॉपिक्स या 2 पार्ट में ही कर सकते हैं, डिवाइड होते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी की बात की जाती है, ठीक है, दूसरे में ग्रामर हमारा आ जाता है। मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना होता है, एक वोकैब हमें कंप्लीट करना होता है पूरे अच्छे ढंग से, और एक ग्रामर सेशन को पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने आपको प्रॉपर वे से बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आप एकदम ईजी वे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे ढंग से इंग्लिश को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे फाउंडेशन की बात की जा रही है। फाउंडेशन की बात मैंने यहाँ पे इसलिए की है क्योंकि सब देख सकते हो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपका थोड़ा ग्रामर कमजोर भी है, ठीक है, अगर आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन काफी अच्छी है तो कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन वगैरह एग्जाम्स में जब आप बैठोगे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं ना बहुत कम जाते हैं, ठीक है। जब आपको एक सेंटेंस अच्छे ढंग से बनाना था, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह जब पता होते होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये साइन वेंटो की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वोकैब के। अगर इसकी वेटेज की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन में आपको 3 to 4 क्वेश्चन इजिली दिखने ही वाले हैं साइन वन एंटो से। कहीं कहीं तो आप ऐसा देखोगे 5 to 6 क्वेश्चन तक का इसका वेटेज चला जाएगा, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन तक इसका वेटेज चला जाने वाला है, ओके। एंड दूसरा अगर मैं यहाँ पे वर्बल एबिलिटी से बात करूँ, आइडम एंड फ्रेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, 2 to 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने वाले हैं इसके, ठीक है। एंड इसी की तरह अगर मैं बात करूँ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 to 3 क्वेश्चन इसके भी होने वाले हैं कहीं ना कहीं। अगर मेनली वोकैब की बात की जाए, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वोकैब को अच्छी तरह से क्लियर करे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जरूरी है कि
साइनमेंटो को क्लियर करना चाहिए अच्छे ढंग से, आइडम एंड फ्रेज को कंप्लीट करना चाहिए, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लो या टॉपिक्स कर लो बहुत अच्छे ढंग से जब कंप्लीट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं 9 to 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले हैं। 9 to 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपके हैं। और इसको क्लियर कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजी तरीका ये होता है ना, कहीं ना कहीं न्यू स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ने का पता ही नहीं होता है वोकैब को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर वोकैब को आपको अच्छी ढंग से पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना है मुझे याद करना है, आपको क्या है बस उसे पढ़ते चले जाना है। इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग, इंग्लिश फर्स्ट अगर आप स्टार्ट करो तो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग पढ़ो, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग पढ़ो। जब एक बार दो बार आप जब उसे कर लोगे, एक दो बार रिवीजन कर लोगे अच्छे ढंग से, देन आप देखोगे आपको वो वर्ड्स वगैरह खुद ब खुद याद आने लगेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा वर्ड्स वगैरह हमें याद करने जाते हैं तो सभी चीज़ याद नहीं होती, लेकिन हाँ रिवीजन से क्या होता है हमारे माइंड में वो फिट होते चली जाती है चीज़ें। ठीक है, तो हमें साइनो एंटो को, आइडम फ्रेज को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लोज टेस्ट तो हर जगह आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में 5 तो क्लोज टेस्ट 5 मिलने ही वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में तो 5 क्वेश्चन तो प्रॉपर आपको क्लोज टेस्ट से मिलने वाला है। ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे पारा जम्बल्स की बात की जाए, कहीं ना कहीं अगर आप इसमें फंस गए तो आपका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो सकता है। तो कहीं ना 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इसके भी मिल जाते हैं। तो अगर इजीली देखें तो वोकैब अगर हम लोग प्रॉपर कंप्लीट कर लेते तो बेटेज में 12 से 13 क्वेश्चन तक से ऊपर, कभी कभी तो 15 से 16 में वोकैब दिखने लगे हैं। एसएससी का एग्जाम ये जब से 2025 वाला है कहीं ना कहीं 15 से 16 क्वेश्चन तक के हमें वोकैब से ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ग्रामर तो आपको प्रॉपर बेसिक से एडवांस क्लियर करना होगा, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा चैप्टर है कि जब उससे प्रॉपर ढंग से आप कंप्लीट करोगे आपका क्लोज टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा, ईरर वगैरह जो आने वाले बहुत अच्छे ढंग से आप क्लियर कर सकोगे, एंड आपका स्कोर अपने आप यहाँ से बाउंस बैक अप कर जाएगा फुल्ली। ओके, तो जस्ट आप देख सकते हो कि आपका वोकैब और ग्रामर को आपको प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करना है, देन आपका इंग्लिश का फुल्ली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हो गया रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हो गया रीजनिंग, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली अगर एसएससी स्टूडेंट्स की बात की जाए ना तो रीजनिंग को लोग रीजनिंग नहीं कहते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, रीजनिंग में मेनली सबसे ज्यादा नंबर्स रीजनिंग में ही लोग लाते हैं। रीजनिंग से कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट काफी अच्छा हो जाता है। एंड रीजनिंग होता है ना कि वो 2 से 3 महीना में अच्छे ढंग से कोई भी अगर पढ़े तो 2 से 3 महीने में ना रीजनिंग का सिलेबस इजिली कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 2 से 3 मंथ में रीजनिंग का सिलेबस इजिली कोई भी स्टूडेंट कंप्लीट कर सकता है। कहीं ना कहीं सही, मैंने भी जब एग्जाम्स वगैरह दिए तो सबसे ज्यादा नंबर्स रीजनिंग में ही आते हैं, एंड ये काफी इजी होता है। इसमें कुछ ही चैप्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेनली आपको हर एग्जाम में उन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो इससे अगर रीजनिंग आपको पढ़ना है तो मैं कुछ टीचर्स वगैरह बता सकता हूँ। सबसे बेस्ट अभी तक मुझे यूट्यूब पे लगे पीयूष वासनी सर। ठीक है, जो कि कैरियर विल के टीचर हैं। जस्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिनसे पढ़ा मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने मुझे भी पढ़ाया था, तो मुझे अभी तक इनका सभी कुछ याद है कि कैसे कोई चैप्टर्स मुझे अभी तक दिक्कत भी नहीं होती है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं आप चैप्टर्स की कुछ बात कर लूँ, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह हो गए तो सिलोजिज्म वगैरह के क्वेश्चन आपके 2 से 3 आपको दिखने वाले, ऑर्डर रैंकिंग हो गए आपके, सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन दिखने वाले, ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही दिखने वाले हैं आपको। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, एनालॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग। भाई साहब मेनली इसमें आप देखो ना तो 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 9 से 10 क्वेश्चन एनालॉजी एंड कोडिंग से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर जिस बच्चे ने एनालॉजी को, कोडिंग डिकोडिंग को एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन 2-3 चैप्टर्स को अगर प्रॉपर अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है ना तो कहीं ना कहीं उसके 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए होंगे। ठीक है, मिरर एंड बाटर इमेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लॉक के तो अभी बहुत कई कमी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसके भी क्वेश्चन हो गए मेंस में अच्छे खासे से क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज आ जाता है क्लॉक का। ठीक है, एंड ब्लड रिलेशन, अगर आप मेनली किसी भी एग्जाम का अगर प्री अभी निकालना, क्लियर करना चाहते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, एंड इसके बाद आपका हो जाता है मिरर इमेज। अगर आपने इतने चैप्टर्स को भी अगर कंप्लीट कर लिया, अगर आपका एग्जाम 1 से 2 मंथ में होने वाला है, ठीक है, तो आप अगर इन 5-6 चैप्टर्स को भी अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हो तो 16 to 18 क्वेश्चन आप इजिली करेक्ट करके आ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली अगर आपने इतने चैप्टर्स को एक साथ सिलोजिज्म इसको भी ले लो। ठीक है, इन अगर चैप्टर्स को आपने अगर अच्छे ढंग से कंप्लीट करा है तो देन आप रीजनिंग में अभी भी 16 से 18 क्वेश्चन 1 से 2 मंथ के अंदर सही करके आ सकते हो भी एग्जाम में। ठीक है, देन कहीं ना कहीं रीजनिंग में इतना होता है, और ये भी कहीं ना कहीं मैथ की तरफ प्रैक्टिस की चीज, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपका होने वाला है। ठीक है, तो देन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको बता दिए, मैथ भी अच्छे ढंग से बता दिया सिलेबस, देन रीजनिंग भी आपका हो चुका, इंग्लिश भी आपका हो चुका है, जीके भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर सभी ढंग से सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस वगैरह बता दिए। एंड अब कहीं ना कहीं कुछ को दिक्कत तो आती होगी इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके जस्ट ये तो सिलेबस हो गया, लेकिन उसमें हमें पढ़ना क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे की वीडियोस जो हमारी आने वाली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज में प्रॉपर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट का ही एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं चारों सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस हो चुके हैं कंप्लीट, एंड आपने प्रॉपर ढंग से अच्छे ढंग से इसके नोट्स वगैरह भी बना लिए हो, क्योंकि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो नोट्स नहीं बनाने के हैबिट है उसकी, देन एग्जाम निकालना काफी मुश्किल होगा आपका। वैसे आपको नोट्स हमेशा हर चीज का बनाना चाहिए, क्यों वो कहीं ना कहीं सिलेबस का ही क्यों ना हो, लेकिन नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है। नोट्स बनाने से देखो क्या होता है, आपको हमेशा रिवीजन रहेगा, हमेशा चैप्टर, जैसे आपने डिकोडिंग को कंप्लीट कर लिया, उसमें टिक लगा दो, मेरा कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, ब्लड कंप्लीट हो गया। ठीक है। इस ढंग से आपका माइंड को भी रहेगा, चाहिए कंप्लीट हो चुका, मुझे इतना और कंप्लीट करना है। ठीक है। इससे मेरा फिर एग्जाम हो जाएगा। तो नोट्स बनाने की आदत हमेशा रखो, देन तब भी आप एसएससी में कुछ कर सकते हो, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है एसएससी में कि हम हर चीज को याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और हमें हमेशा रिवीजन करते रहने चाहिए हर चीज को, जिसके लिए नोट्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी भी अगर जिन्होंने अगर इसका नोट्स बनाया हो, कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम तक उसे काम देने वाला है ये चीजें। ठीक है। So then let's meet in the next video and subscribe the channel for the more.